बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बरें हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और तादाद ख़बरों की बहुत ज़्यादा है। तो आज के प्रोग्राम में कोई इंट्रो नहीं होगा, कोई इब्तिदाइया नहीं होगा और अपनी ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। लेकिन ये दरख्वास्त, ये इस्तदा आप नाज़रीन से ज़रूर करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो आपने ख़ुद भी लाइक करना है और अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों ने शेयर भी करना है। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब, जिनका ये शिकवा है कि उन्हें धांधली के ज़रिए हरवाया गया, और मौलाना साहब का अपना बयानिया है, अपना सांस है, लेकिन नाज़रीन ख़बर ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब को इनकार हो गया है। और इनकार भी नाज़रीन वो वाला जो हम आम ज़बान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि चिट्टा इनकार होना या साफ इनकार मौलाना फजल रहमान साहब को कर दिया गया। मामला नाज़रीन ये है कि धांधली का इल्ज़ाम मौलाना फजल रहमान साहब ने लगाया। अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का यानी मजलिस आमला का इजलास बुलाया और फिर कहा गया कि हम अपनी जनरल बॉडी का इजलास बुलाएंगे। और उसमें सवाल ये रखा गया कि मौजूदा हालात में क्या जमात उलमा इस्लाम फ़े को पार्लिमानी सियासत करनी चाहिए या पार्लिमानी सियासत छोड़ देनी चाहिए। मौलाना की जमात का मौक़िफ़ ये है कि माजी में हमारी जमात बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी नशिस्तें निकालती थी, बड़ा मैंडेट अवाम की तरफ से मिलता था और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी होते थे या फिर बेहतर मुज़ाकरत करने की पोजीशन में होते थे। लेकिन 2018 में हमारा मैंडेट चुराया गया, 2024 में फिर हमारा मैंडेट चुरा लिया गया। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और मुस्लिम नवाज़ ने रब्ता किया। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मैं तो अपोजिशन में बैठूँगा और वज़ीर आज़म को वोट भी नहीं डालूँगा। तो उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रजू किया मौलाना साहब से कि आप भी धांधली की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ भी धांधली की बात करती है, तो चले मिल के सियासी जद्दोजहद करते हैं और इस पर एहतजाज करते हैं। आप भी धांधली की बात करते हैं, हमारा भी धांधली का बयानिया है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने तहरीक इंसाफ से वक्त मांगा था। वक्त इस बात पे मांगा था कि चूंकि हमने जनरल बॉडी का इजलास बुला रखा है, उसमें हम फैसला करेंगे कि हम चल सकते हैं, नहीं चल सकते। लेकिन ये मौलाना फजल रहमान साहब ने तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन को बाबर करवा दिया था कि जनाब आप हमारे पास आए तो हैं, लेकिन हमारा तो बयानिया, हम जो धांधली की बात करते हैं वो ये है कि हमारा मैंडेट चुरा के आपको दिया जा रहा है। तो हम तो धांधली का इल्ज़ाम आप पे लगा रहे हैं कि आप बेनिफिशरी हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने कहा कि लेकिन इस बात पे तो इत्तफाक है ना कि धांधली हुई है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हाँ, इस बात पे तो इत्तफाक हो सकता है कि धांधली हुई है। लेकिन बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मुझे वक्त दें, मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद मौलाना साहब ने जवाब नहीं दिया और PTI को भी जब ये पता चला कि मौलाना साहब तो हमारे खिलाफ खड़े हैं, हमारे अगेंस्ट खड़े हैं, तो PTI ने भी दोबारा रब्ता नहीं किया। तो मामला यही हुआ है कि अब बलूचिस्तान में अच्छी नशिस्तें हासिल की हैं, कोई बड़ी इतनी असम्बली बलूचिस्तान की है नहीं, तो वहाँ पे अपनी हुकूमत बना सकते हैं। मौलाना फजल रहमान अब अगर किसी सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात करते, जैसे नून लीग ने जाके पीपल्स पार्टी के साथ बात की, तो मौलाना साहब जमात उलमा फ़े जो है वो बलूचिस्तान में हुकूमत साजी में शामिल होती। लेकिन मौलाना साहब से साथ रब्ते हुए और मौलाना साहब से रब्ते कामयाब ना हो सके। आज जैसा कि आप नाज़रीन जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन तो माहिदा तय पा चुका है और इसके बाद आज मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने रब्ता किया मुस्लिम नवाज़ के साथ और कहा कि बलूचिस्तान में मिल के हुकूमत बनाते हैं। आपके पास भी नंबर हैं, हमारे पास भी नशिस्तें हैं, तो चलें मिल के बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। तो अब्दुल गफूर हैदरी साहब थे और सामने से इसहाक डार साहब थे। तो ज़राए के मुताबिक इसहाक डार साहब ने अब्दुल गफूर हैदरी साहब को जवाब दिया कि आपकी बात तो ठीक है और हम भी यही चाहते थे और आपके साथ हमने रब्ता किया, कई मरतबा रब्ता किया गया, लेकिन आपके साथ रब्ता नहीं हो सका और रब्ता ना होने की वजह से अब हमने बलूचिस्तान में जो हुकूमत साजी का जो मायदा है वो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कर लिया है। तो अब आपने तो देर कर दी, मेहरबान आते आते, तो आपके साथ तो हमारा पुराना साथ था। लेकिन बहरहाल इसहाक डार साहब ने कह दिया कि अब तो हमारा पीपल्स पार्टी के साथ जो है शराकत इक़्तिदार का बलूचिस्तान में, मरकज़ में, पंजाब में और तमाम जगह पे मुआहिदा जो है तय पा चुका है। लेकिन भारत चूँकि आपके साथ हमारे पुराने साथी हैं, तो आपकी जो बात है
उस पे हम आला क़यादत के साथ बात करेंगे, वो इस पे ही फैसला कर सकती है। लेकिन मुआहिदा हमारा हो चुका है। तो ये हुकूमत बनाने का ख्याल तो देर से आया मौलाना फजल रहमान साहब को, लेकिन ताख़ीर का बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खमियाजा भी भुगतना पड़ा। और फ़िलहाल तो सरदस्त इसहाक़ डार साहब ने बलूचिस्तान में मौलाना साहब की जमात के साथ मिल के शराकत इक़्तिदार का कोई भी मुआहिदा करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं जस्टिस नकवी साहब वाली जो खबर है। वैसे तो खबर आप नाज़रीन तक पहुँच चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यह करार दे दिया है कि अगर किसी जज के खिलाफ रेफरेंस आता है, उस रेफरेंस को कौंसल टेकअप कर चुकी है और मामला शोकास नोटिस से आगे बढ़ चुका है, इस दौरान अगर वो जज जिसके खिलाफ मिसकंडक्ट के, आमदन से ज़्यादा साजात के, करप्शन के इल्ज़ामात की इंक्वायरी चल रही है, इस दौरान वो जज रिज़ाइन कर जाए या फिर वो रिटायर्ड हो जाए, तो कौंसल उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। कौंसल की कार्रवाई नहीं रुकेगी। तो ये मुख्तसर सा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। लेकिन आपको बताते हैं कि इस फैसले की वजह क्या बनी है। सवाल नाज़रीन अदालत का ये था कि क्या कार्रवाई के दौरान अगर जज मुस्तफ़ी हो जाए, कौंसल कार्रवाई कर रही है, शोकास नोटिस हो चुका है, जज मुस्तफ़ी हो जाए यानी इस्तीफ़ा दे जाए या फिर उसकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाती है, वो रिटायर्ड हो जाए, तो फिर क्या होगा? कौंसल प्रोसीड कर सकती है, नहीं कर सकती? तो इस पर ख्वाजा हारिस साहब अदालती मुआवन थे, उनकी तरफ से दलाइल दिए गए। अकरम शेख वो भी अदालती मुआवन थे, उनकी तरफ से दलाइल दिए गए। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ज़रूरी नहीं कोई जज जो है इस नुक्ते पे इस्तीफ़ा दे जाए कि चूँकि उसके खिलाफ रेफरेंस आया है, रेफरेंस में इल्ज़ामात सच साबित हो सकते हैं, तो वो रिज़ाइन कर जाए। ये भी एक नुक्ता हो सकता है कि कोई जज सिर्फ इस बात के ऊपर रिज़ाइन कर जाए कि रेफरेंस आना मेरी तज़हीक है, मेरे ओहदे की तज़हीक है, तो मैं ऐसा मनसब नहीं लूँगा, मैं रिटायर हो रहा हूँ और ये नाज़िम मैं मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। ये माजी में नाज़िम एक मिसाल थी जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, फिर वो एलिवेट हुए सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे, तो उनके खिलाफ भी रेफरेंस की बातें होने लगी कि उन्होंने अकरबा परवरी करते हुए बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नौकरियां दी हैं और उसमें पिक एंड चूज़ किया गया है। तो वह बातें होने लगी तो जनाब इकबाल हमीदुर रहमान साहब जो है वो रिज़ाइन कर गए थे। रेफरेंस नहीं आया था, लेकिन सिर्फ इस बात पर रिज़ाइन किया था कि मेरे बाप ने, मेरे वालिद ने, इकबाल हमीदुर रहमान साहब के जो वालिद थे वो जस्टिस हमीदुर रहमान साहब थे। आपने सुना होगा हमीदुर रहमान कमीशन सकूत ढाका के हवाले से। तो मेरे वालिद ने इतनी इज्जत कमाई है तो मेरी ज़ात पे इल्ज़ाम लग रहा है, तो मैं अब इस मनसब पे नहीं रहूँगा, तो वो रिज़ाइन कर गए थे। तो उसका भी हवाला दिया गया। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने जो अपने दलाइल दिए उसमें उनका ये कहना था कि एहतसाब से, एहतजनाब बरतने से, अगर अदालत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज का एहतसाब नहीं करती, उससे गुरेज करती है, इज्तनाब करती है, तो इससे अदलिया की साख पर जो है वो अदलिया की साख मुतासर होगी। कोई दूसरा इदारा जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, जज का एहतसाब नहीं कर सकता। जज का एहतसाब करने का जो मैंडेट है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। तो ये दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया और फिर कुछ देर के बाद अदालत ने महफूज किया गया मुख्तसर फैसला अनाउंस कर दिया। अब आ जाते हैं कि तमाम पेशगोइयाँ, तमाम दावे कैसे धरे के धरे रह गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा क्या सरप्राइज़ दिया कि तमाम देखते रह गए। जैसे आपको पता है कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जब पीटीआई के पास बल्ले के निशान नहीं था और पीटीआई के उम्मीदवारों को अलग अलग इलेक्शन सिंबल मिले, किसी को चिड़िया मिल गई, किसी को फाख्ता मिल गई, किसी को जूता मिल गया, किसी को घड़ियाल मिल गया, किसी को क्वीन मिल गई, तो उस वक्त ये दावे किए जा रहे थे। और मैं आप नाज़रीन को याद करवाऊँगा, बताऊँगा वजाहत के साथ कि मैं उस वक्त जितने भी ब्लॉग कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये जो दावे किए जा रहे हैं इलेक्शन से पहले और ख़ास तौर पे इलेक्शन के बाद कि पीटीआई के जो लोग जीतेंगे उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो छोड़ जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ख़ास तौर पे जब इलेक्शन 8 फरवरी का हुआ तो हमने 2-3 ब्लॉग में ये बात की कि ज़राए की तरफ से दावा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, इस तरह के दावे सामने आ रहे हैं, पेशगोइयाँ की जा रही हैं। फैसल वाडा साहब भी आपने सुना होगा, मीडिया पे आके कह रहे थे कि ये जो 92 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली हैं, इसमें से 25-30 ऐसे हैं जो हकीकी आज़ाद हैं और इसमें से 20-25 ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ जाएंगे और पीछे जो तहरीक इंसाफ के पास नंबर बचेंगे वो 50 होगा या 55 होगा या 45 के करीब होगा। तो हमें चूँकि उस बात में उतनी सदाकत, जैसे कि आप खबर दे रहे होते हैं, उसमें उतनी सदाकत नहीं थी, लेकिन चूँकि
चीज़ें चल रही थी, वाइब्स आ रही थी, दावे किए जा रहे थे, पेशगोइयाँ की जा रही थी, तो हम बड़े मोहतात अंदाज में जब ये खबर आपके साथ शेयर करते थे तो हम ये कहते थे कि ज़राए का ये दावा है, या मुक़्तदर हलकों की तरफ से या स्टेक होल्डर की तरफ से या रेलेवेंट लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है, दावे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। तो नाज़रीन, जो दावे किए गए, जो पेशगोइयाँ की गई कि पीटीआई के पास नंबर 92 का कम होके 45-50 तक आएगा, तो वो तमाम दावे नाज़रीन धरे के धरे रह गए, तमाम पेशगोइयाँ धरी की धरी रह गई। क्योंकि हुआ नाज़रीन ये है कि जो इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, इल्हाक के साथ, इत्तेहाद के साथ जो पीटीआई के आज़ाद अरकान ने शमूलियत अख्तियार की है, अपने एफिडेविट दिए हैं इलेक्शन कमीशन में, उनकी तादाद नाज़रीन 280 है। और इन 280 में नाज़रीन जो फोकस था वो कौमी असम्बली के अरकान थे। तो 92 का नंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, तो 86 पीटीआई के आज़ाद कैंडिडेट्स ने जो अपने बयान हल्फी हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी हैं। अब 6 के जमा नहीं हुए, किस वजह से जमा नहीं हुए? हो सकता है कि कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना हुआ हो या लिटिगेशन चल रही हो। तो 86 का नंबर जमा हो जाना, उनके एफिडेविट सुप्रीम अपना इलेक्शन कमीशन में जमा हो जाना, तो इसका मतलब ये है कि जो कह रहे थे कि तमाम टूट जाएंगे शमूलियत अख्तियार करने के मरले से पहले, तो तकरीबन 86 ये मैक्सिमम नंबर तहरीक इंसाफ का जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुका है और एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में जमा हो चुके हैं। तो ये साथ छोड़ जाएंगे तो ये तमाम दावे और पेशगोइयाँ धरी की धरी रह गई। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये भी फैसला किया कि चूँकि अब इतनी बड़ी तादाद में 280 नंबर है, आज़ाद अरकान शामिल हो चुके हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में और बयान हल्फी भी इलेक्शन कमीशन में जमा हो चुके हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया जाएगा कि इन तमाम 280 अरकान की, चाहे वो सिंध असम्बली के हैं, पंजाब असम्बली के हैं, केपी असम्बली के हैं या कौमी असम्बली के हैं, इस तनासब से जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें बनती हैं ख़वातीन की और मिनॉरिटीज़ की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट की जाएँ। तो देखते हैं इस पर क्या फ़ैसला होता है। और यहाँ पर भी नाज़रीन इसी सवाल पे कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाद तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी ख़वातीन की, मिनॉरिटीज़ की, तो यहाँ पर भी अभी बहुत सारे ऐसे हिंट्स आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, ऐसे रिजर्वेशन का इजहार किया जा रहा है या खदशात का इजहार किया जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें भी कोई कानूनी रुकावट आए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बावजूद भी तहरीक इंसाफ को ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ की जो नशिस्तें हैं वो ना मिल सकें। उसमें एक जो नाज़रीन दलील दी जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि जो हामिद रज़ा साहब हैं, उन्होंने तो खुद अपनी पार्टी के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ा, वो तो खुद आज़ाद हैसियत में जीते हैं, तो मखसूस नशिस्तों की तो लिस्ट जमा नहीं हुई, तो कैसे इनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाद जो है मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं? तो ये एक दलील दी जा रही है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि खबर तब कन्फर्म होगी जब इलेक्शन कमीशन इस पर, जब ये तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तें मांगेगी, उस पर जब जवाब आएगा इलेक्शन कमीशन का, तो तब यह खबर नाज़ी कन्फर्म होगी कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से मिलने जा रही हैं या उसमें कोई कानूनी रुकावट आ गई है। इसके अलावा नाज़रीन जो इलेक्शन के बाद से जो अपने इलेक्शन के हवाले से जो चीज़ें चलती रहीं, बैलेट पेपर के हवाले से जाली बैलेट पेपर की वीडियो चलती रही और सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा किया गया, मजमूम कैंपेन चलाई गई, सरकारी अफसरान की तस्वीरें चला के उनके हवाले से बातें की गई कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये किया है, पीटीआई के खिलाफ इन्होंने काम किया है। तो ये जो प्रोपेगेंडा नाज़रीन सोशल मीडिया पे चला, इसके हवाले से निगरान हुकूमत की काबीना ने बड़ा अहम फैसला किया है कि एक और जीआईटी तश्कील दी है 5 रुकनी, जिसको ये मैंडेट दिया गया है कि इन तमाम लोगों की जो है वो शनाख्त की जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट मुरतब करके इन लोगों की जो प्रोपेगेंडे में मुलव्वस हैं 15 दिन में रिपोर्ट मुकम्मल करके जो है वो दी जाए। अब नाज़रीन कमेटी जो बनी है स्पेशल जीआईटी, उसमें नाज़रीन एफआईए के जो मुतल्लिका डायरेक्टर हैं वो इसके सरबराह होंगे, आईबी का नुमाइंदा है और 20 ग्रेड का, एटलीस्ट 20 ग्रेड का आईएसआई का नुमाइंदा है, पीटीए का है और नादरा का है। तो एक और जीआईटी सोशल मीडिया कैंपेन के हवाले से चली है। इसके अलावा नाज़रीन अब कुछ और खबरें भी आपके साथ शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन NA 128 जहाँ पर सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी का मुकाबला हुआ, तो उस पर आज इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई, जहाँ पे ओन चौधरी के वकील ने कहा कि जिस बात की डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन के सामने है वो तो इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भिजवा दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी के वकला के दलाइल सुनने के बाद इस केस का फैसला महफूज कर लिया है। और इसके अलावा इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें NA 46, NA 47 और 48 में
जो मामला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला रेफर तो कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप इसका फैसला करें, लेकिन जब तक फैसला नहीं होता, जो उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन अंजम अकील खान का, तारिक फजल चौधरी का और खुरम नवाज का जो सस्पेंड किया गया है, इलेक्शन कमीशन के फैसले तक वो सस्पेंड रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन, नईम अख्तर अफगान साहब जो कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्हें नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने का इम्कान है। 23 फरवरी को यानी परसों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल साहब ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें नईम अख्तर अफगान साहब को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के हवाले से उनके नाम पे गौर होगा। और अगर नाज़रीन नईम अख्तर अफगान साहब का नाम अप्रूव हो जाता है तो ये नाज़रीन तीसरे जज होंगे बलोचिस्तान हाई कोर्ट से, बलोचिस्तान से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। काजी फैसल का ताल्लुक जो है बलोचिस्तान से है, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब का ताल्लुक बलोचिस्तान से है, तो नईम अख्तर अफगान साहब तीसरे बलोचिस्तान के जज सुप्रीम कोर्ट में होंगे अगर उनकी तैनाती हो जाती है। अगर इनकी तैनाती होती है नाज़रीन, तो फिर बलोचिस्तान हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस कौन होगा, कल सुबह के व्लॉग में ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि किन के नाम पर गौर होगा, कौन होगा बलोचिस्तान हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस। इसके अलावा नाज़रीन मायदा तो तय पा गया है शराकत इक़्तिदार का नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मबैन, तो पंजाब का गवर्नर पीपल्स पार्टी का लगना है, तो इसमें कमरुज़्ज़मान काहिरा का नाम आ रहा है, नईम अफजल चंद साहब का आ रहा है, मखदूम अहमद महमूद साहब का आ रहा है। मखदूम अहमद महमूद अब तक जो है वो फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी फेवरेट हैं, उनके साथ रज़ा रबानी और शहरी रहमान साहब अभी डार्क हॉर्स हो सकती हैं चेयरमैन सेनेट के लिए। इसके अलावा नाज़रीन डिप्टी स्पीकर के लिए शाज़िया मरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और फैसल करीम कुंडी के नाम भी आ रहे हैं, और स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुज्तबा शुजाउर रहमान का नाम जो है वो नून लीग ने फाइनलाइज कर लिया है। और कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए नाज़रीन अयाज सादिक का साहब का नाम जो है वो लिया जा रहा है। कोई और नाम भी अब तक मतलब सामने आ सकता है, लेकिन अभी तक जो नाम है वो अयाज सादिक साहब का है। इसके अलावा नाज़रीन अगले 24 से 36 घंटों में एक बड़ी खबर आ सकती है, और वो बलोचिस्तान का वज़ीर आला, नया वज़ीर आला कौन होगा। वैसे तो नाज़रीन 2.5 साल का मुआहदा हुआ है कि बलोचिस्तान में 2.5 साल वज़ीर आला नून लीग का होगा, 2.5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। पहले 2.5 साल जो है पीपल्स पार्टी को मिलेंगे, तो पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला कौन होगा, तो इसके लिए नाज़रीन जो नाम गर्दिश कर रहे हैं, सनाउल्लाह ज़हरी साहब का नाम है, सादिक उमरानी साहब का नाम है, सरफराज बुगटी साहब का नाम है। तो सरफराज बुगटी साहब फेवरेट हैं और वज़ीर दाखिला भी रहे हैं और बड़ी इनकी खिदमात भी हैं। तो 24 से 36 घंटों में ये नाम भी फाइनल हो जाएगा कि कौन बलूचिस्तान का नया वज़ीर आला होगा। इसके अलावा नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया है, जो इंतखाबी धांधली के हवाले से आज केस की समाअत हुई, तो उसमें जो 5 लाख का जुर्माना अली खान पे किया गया, ये 5 लाख का जुर्माना अली खान को सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को देने का हुक्म दिया गया है। और अगर ये जुर्माना अदा नहीं करते तो इस सूरत में तो अदालत ने हुक्म दिया है कि रेवेन्यू एक्ट के तहत जो है वो अली खान के खिलाफ कार्रवाई करके ये 5 लाख रिकवर किए जाएँ। मियाँ असलम इकबाल की आज राहदारी ज़मानत एक्सेप्ट कर ली गई और MQM ने शराकत इक़्तिदार का जो उनका नून लीग के साथ मुआहदा हुआ है, MQM ने मुस्लिम लीग नवाज से सिंध की गवर्नरशिप और 5 वज़ारतें मांग ली हैं। तो ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हम सबका हामी नासिर हो। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।